छोटे से और हरे भरे गांव में एक बिरयानी का ठेला था जो गांव के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे लगता था। ये था रमेश का चिकन बिरयानी का ठेला। वैसे रमेश तो बहुत लगन से और प्यार से ये चिकन बिरयानी का ठेला चलाता था, पर उसकी फूटी किस्मत ऐसी थी कि कोई ग्राहक उसके ठेले पर आता नहीं था। रमेश के ठेले के पास ही कल्लू का भी चिकन बिरयानी का ठेला था, पर कल्लू का ठेला तो बहुत जोरों पर चलता था। कल्लू बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वो बहुत ही कंजूस और लालची था और पैसों के पीछे भागा रहता था। वो इतना कंजूस था कि बिरयानी का एक दाना भी ज्यादा नहीं देता था। पर गांव में लोगों का ऐसा कहना था कि गांव में कल्लू की बिरयानी ही बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, इसलिए वो बिरयानी का एक दाना भी बर्बाद नहीं होने देता। हे ऊपर वाले, क्या करूं मैं? वहां वो कल्लू इतनी चालबाजी से बिरयानी बनाता है और ऊपर से खराब चिकन और मसाले भी इस्तेमाल करता है, फिर भी उसके पास ही लोग खिंचे चले जाते हैं। मेरे पास गली का एक कुत्ता तक नहीं आता। पता नहीं घर कैसे चलाऊंगा। हर रोज लोग उसके ठेले के पास से गुजरते, पर कोई भी बिरयानी खाने नहीं रुकता था। एक रात जब रमेश थोड़ी बहुत बिरयानी बेचकर घर आता है, उसकी पत्नी पूछती है, जी आज कितने प्लेट की कमाई हुई? क्या कहूं भाग्यवान, आज तो 2 प्लेट बिरयानी ही बेच पाया हूं, और वो भी कल्लू की बिरयानी खत्म हुई थी। तब जाकर 2 आदमी हमारे ठेले पर आए थे। जी पर आप तो कह रहे थे कि वो कल्लू खराब मटन और हल्के मसाले इस्तेमाल करता है, और फिर भी लोग उसके पास क्यों जाते हैं? अरे भाग्यवान, अगर मैं तुम्हें सच कहूंगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये बात तो मुझे उस विकास मटन बेचने वाले ने बताई है। वो बोल रहा था कि वो कल्लू अपनी बिरयानी में कुछ स्वाद बढ़ाने वाली पाउडर डालता है, जिससे बिरयानी की खुशबू अच्छी आती है और स्वाद भी लगता है। लोगों को उसकी बिरयानी का नशा चढ़ जाता है। उसका दोस्त उसे शहर से लाकर देता है वो पाउडर। जी पर ये बात तो बहुत गलत है ना। एक तरफ आप लोगों की सेहत के बारे में इतना सोचकर अच्छे मसाले और अच्छी क्वालिटी वाला चिकन इस्तेमाल करते हो, और फिर भी लोग वो कल्लू की काली बिरयानी खाने जाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है जी। इस दुनिया का नियम बड़ा पेचीदा है। धोखाधड़ी करने वाले लोग ही आगे जा रहे हैं, और हम जैसे ईमानदार और सच्चे लोगों की कीमत नहीं रही है। अब ऐसा ही चलता रहा तो ये बिरयानी का ठेला भी बंद करना होगा। जी आप इतनी चिंता मत कीजिएगा, आप ईमानदार हैं। देर से ही सही, पर ईमानदारी और मेहनत करने वालों को ऊपर वाले कभी ठुकराते नहीं। ये बेईमानी करने वालों का खेल ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। भाग्यवान, काश तुम्हारी ये बातें सच हो जाएं। अगले दिन रमेश बाजार में चिकन खरीदने आता है। तो विकास भाई, कैसा चल रहा है धंधा? अरे रमेश भाई आइए, धंधा तो बहुत चंगा चल रहा है जी। तो बोलो कितने किलो चिकन दूं आज? अच्छे अच्छे ताजा पीस निकाल के रखे हैं। अरे विकास भाई, आज 3 किलो ही देना भाई, आज ज्यादा नहीं चाहिए। क्या हुआ रमेश भाई, रोज तो आप 7-8 किलो चिकन लेते हो, धंधे में कुछ गड़बड़ है क्या? अरे क्या बताऊं भाई, रोज इतनी अच्छी बिरयानी बनाता हूं, पर खाने वाला कोई आता नहीं, इसलिए पिछले कई दिनों से बिरयानी फेंकनी पड़ रही है। लगता नहीं कि अब ज्यादा दिन ये ठेला चला पाऊंगा। तभी वहाँ पर कल्लू भी चिकन लेने आता है। क्या विकास भाई, मेरा 30 किलो चिकन तैयार है ना? और हाँ, वो स्पेशल वाला ही देना है। सेठ जी से बात हो गई है मेरी। देखो वो स्पेशल वाला चिकन बाजू में ही निकाल के रखा होगा। कल्लू रमेश की ओर देखकर बोलता है, क्या है ना, मैं कुछ लोगों की तरह हल्का चिकन नहीं इस्तेमाल करता ना। आखिर इतने सारे लोग जो आते हैं मेरे ठेले पर। विकास कल्लू को चिकन देता है और कल्लू वहाँ से चला जाता है। क्या भाई विकास, क्या बात है? कई दिनों से मैं ये देख रहा हूं, पर कभी पूछा नहीं तुमसे, पर आज तुम मुझे बता ही दो। इस कल्लू को तुम खराब चिकन क्यों बेचते हो, और इसी से बिरयानी बनाकर गांव में बेचता है? ये तो तुम्हें अच्छे से पता ही है ना। तुम्हें भी ऐसे खराब चिकन बेचने में शर्म नहीं आती? क्या करूं रमेश भाई, शर्म तो आती है, पर बात नौकरी पर आकर रुक जाती है फिर। दरअसल इस दुकान के जो मालिक है नटवर लाल, उनके साथ इस कल्लू के अच्छे संबंध है। अगर मैं इस कल्लू से कुछ उल्टी सीधी बात करने लगा तो सेठ मुझे काम से निकाल देंगे।
इसलिए विकास की आवाज धीमी हो जाती है। रमेश गुस्सा हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं? तुम्हारी हालत भी पिंजरे में कैद हुए शेर जैसी है। ठीक है, मैं चलता हूं। रमेश वहां से चला जाता है। रमेश अपना ठेला लगाता है। तभी उसके ठेले पर 2 ग्राहक आते हैं। सुबह सुबह 2 ग्राहकों को देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। अरे भाई, तू यही ठेले की बात कर रहा है क्या, जहाँ स्वादिष्ट चिकन दम बिरयानी मिलती है? नहीं भाई, ये वो बिरयानी वाला नहीं है। इस बिरयानी वाले से तो हम कभी बिरयानी नहीं लेते। हमारी तो एक ही पसंद है, कल्लू की स्वादिष्ट बिरयानी। चलो उस कल्लू के ठेले पर जाते हैं। जितनी जल्दी रमेश खुश हुआ था, उतनी ही जल्दी दुखी भी हो गया। लगता है आज भी दिन भर मक्खियां ही मारनी होंगी। तभी वहाँ 2 औरतें आती हैं। भैया, एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन बिरयानी देना। तभी दूसरी औरत पूछती है, भैया आपका नाम कल्लू है क्या? नहीं बहन जी, कल्लू बिरयानी वाला तो आगे है। अरे विमला, ये वो ठेला नहीं है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि सिर्फ कल्लू की बिरयानी ही स्वादिष्ट है। इन बाकी लोगों की बिरयानी तो बहुत खराब होती है। चलो कल्लू बिरयानी वाले के पास जाते हैं। वो दोनों औरतें भी चली जाती हैं। देखो, एक तो बिरयानी बिक नहीं रही और ऊपर से लोग बेइज्जती भी करके जा रहे हैं। लगता है अब ये बिरयानी का ठेला बंद करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर रमेश घर जा ही रहा था कि तभी उसके ठेले पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटा, अरे ओ बेटा, मुझे थोड़ा खाना खिलाओगे? बहुत भूख लगी है। कई राज्य घूम के आई हूँ, अब शक्ति नहीं रही बेटा। तुम्हारी ये चिकन बिरयानी खाकर शायद मैं ठीक हो जाऊं। रमेश सोचता है, वैसे भी ये बिरयानी कोई नहीं खरीद रहा। कम से कम इन बूढ़ी माई का पेट तो भर जाएगा। उसी बहाने थोड़ी सेवा भी हो जाएगी। ठीक है बूढ़ी अम्मा, आप जितनी चाहें उतनी बिरयानी खा सकती हैं। देखो बेटा, अपने वचन से मत हटना। मुझे पेट भरने तक खिलाओगे ना? हाँ बूढ़ी अम्मा, आप बेझिझक जितनी चाहे बिरयानी खा लेना। ये बूढ़ी अम्मा खा खा कर कितना खाएगी? रमेश बूढ़ी अम्मा को 1 प्लेट बिरयानी देता है। वो बूढ़ी अम्मा फट से वो बिरयानी खत्म कर देती है। बेटा, एक और प्लेट दे दो, बहुत भूख लगी है। रमेश 1 और प्लेट बिरयानी देता है। बूढ़ी अम्मा वो भी झट से खत्म कर देती है। बेटा, एक और प्लेट मिलेगी? रमेश जल्दी जल्दी उसे बिरयानी देता है और वो बूढ़ी अम्मा झट से सारी प्लेटें खत्म कर देती है। बेटा, जल्दी से बिरयानी दो। और देखते देखते वो रमेश की सारी बिरयानी ही खा जाती है। रमेश चौंक जाता है। बाप रे बाप, सारी बिरयानी ही खत्म कर डाली। बूढ़ी है या कोई राक्षसी? बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरी जान बचाई है, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। जी कोई बात नहीं बूढ़ी अम्मा, मुझे खुशी है कि कम से कम आपका पेट तो भर गया। बेटा, मैं कई राज्य घूमी हूँ, पर मैंने आज जो तुम्हारी ये बिरयानी खाई है, ऐसी बिरयानी कहीं नहीं खाई। बहुत ही अलग स्वाद है इसमें। तुम्हारी बिरयानी तो बहुत बिकती होगी, बहुत मशहूर होगे तुम। क्या कहूँ बूढ़ी माँ, बिरयानी तो अच्छे से बनाता हूँ, पर कोई खाने नहीं आता। अब मैं इस बिरयानी को बेचना बंद कर रहा हूँ। आपको ही आखिरी बार बिरयानी खिला रहा हूँ। रमेश के चेहरे पर उदासी आ जाती है। बेटा, उदास मत हो। मैं तुम्हें एक जादुई मसाले के बारे में बताती हूँ। उस मसाले को तुम अपनी इस बिरयानी में डाल देना, लोग तुम्हारे पास खिंचे चले आएंगे। क्या जादुई मसाला? ऐसा भी कोई मसाला होता है? क्या वो प्राकृतिक होता है या दवाई वाला? हाँ बेटा, प्राकृतिक जादुई मसाला। पर ये मसाला तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें अगर सच में अपना धंधा आगे बढ़ाना है, तो तुम्हें इस जादुई मसाले को हासिल करना होगा। हाँ बूढ़ी माँ, मैं धंधा तो आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पर ऐसे जादुई मसाले से कुछ होगा भी? ये देखो बेटा, ये उस जादुई मसाले तक जाने का रास्ता है। देखो, अपनी किस्मत आजमाकर। बूढ़ी अम्मा रमेश को एक चिट्ठी देती है। ऐसा बोलकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। रमेश अपना ठेला लेकर घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। भला ऐसा भी कोई मसाला होता है?
वो तो जंगल में जाने के बाद ही पता चलेगा। अरे मैं तो भूल ही गया भाग्यवान। उस बूढ़ी अम्मा ने ये चिट्ठी दी है, बोल रही थी कि इसमें रास्ता है उस मसाले को पाने का। रमेश उस चिट्ठी को खोलता है। देखो भाग्यवान, ये तो उस जादुई मसाले को पाने का नक्शा है। अगर ये बात सच है तो हमें एक बार प्रयास करके देखना होगा। वैसे भी अब हमारे पास ज्यादा विकल्प भी नहीं बचे हैं। रमेश उस जादुई मसाले की खोज में निकल पड़ता है। नक्शे के हिसाब से वो एक कुटिया के पास आता है। लगता है यही है वो कुटिया। इसमें लिखा है छोटी सी कुटिया जिसमें रहती है एक अकेली बुढ़िया। लगता है यही है वो कुटिया। यहीं से दक्षिण की ओर जाना है। चलते चलते रमेश एक तालाब के पास आता है। नक्शे के हिसाब से यही वो तालाब लगता है। इसमें लिखा है बड़ा सा वो तालाब जिसमें नीला पानी दिखता, वहीं नीला कमल का फूल खिलता। रमेश नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ता है। आगे उसे एक बड़ी पहाड़ी चढ़ाई दिखती है। रमेश नक्शे को देखता है। ऊंची चढ़ाई दिख सकती है जो मौत का कारण बन सकती है, पर वहीं दिखेगी तुम्हें एक मशाल जिससे बाहर आना होगा आसान। ये वाली पहेली तो समझ नहीं आ रही। एक मशाल जिससे बाहर आना होगा आसान और ऊंची चढ़ाई जो मौत का कारण बन सकती है। ये तो सही बात है कि इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जाऊंगा तो पैर फिसलकर गिर भी सकता हूं, पर यह मशाल का क्या है? यहां तो मुझे मशाल दिख रही है, पर इसे लेकर कहां से बाहर आऊंगा मैं? रमेश इतना सोच ही रहा था कि उसे वहीं पास में ही एक गुफा दिखाई देती है। हाँ, समझ गया। लगता है इस मशाल को इस गुफा को पार करके बाहर आने के लिए ही रखा है। रमेश फट से वो मशाल लेकर उस गुफा में जाता है। गुफा बहुत बड़ी होती है। कैसे वैसे करके वो गुफा से बाहर आता है। गुफा से बाहर आने के बाद उसे एक और गुफा दिखाई देती है। ये क्या, एक और गुफा? अभी तो बड़ी मुश्किल से एक गुफा को पार किया था, एक और गुफा आ गई। कहीं इस जादुई मसाले के चक्कर में मेरा ही मसाला ना बन जाए। कोई बात नहीं, अब इतने दूर आया हूं तो इस पड़ाव को भी पार करने की कोशिश करता हूं। अब पता नहीं इस गुफा में क्या होगा। रमेश मशाल लेकर उस गुफा में जाता है, पर उस गुफा में तो पहले से ही उजाला था। वैसे ये गुफा छोटी थी और सामने ही एक पत्थर पर जादुई मसाला लिखा था। उस पत्थर पर तो जादुई मसाला लिखा है, मतलब जरूर उस डिब्बे में जादुई मसाला ही होगा। ऐसा सोचकर रमेश आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी वहाँ एक राक्षस आता है जो दिखने में बहुत भयानक था और उसके 2 सिर थे, जिसमें एक चेहरे पर आंखें नहीं थीं तो दूसरे चेहरे पर मुंह नहीं था। वो राक्षस रमेश को देखकर बहुत गुस्सा होता है। मर गया बेटा रमेश, सामने तो इतना भयानक राक्षस है। लगता है अब ये ही मेरा मसाला चटनी सब बनाकर खाएगा। अरे कायर मनुष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस गुफा में आने की? अब तो तू नहीं बच पाएगा। मुझे इंसानों से बहुत नफरत है। रुक जाओ बकासुर, इस इंसान को मत मारो। अरे ये क्या? ये तो वही बूढ़ी औरत है जिसने मुझे इस जादुई मसाले के बारे में बताया था। बकासुर, इस इंसान ने तुम्हारी माँ की जान बचाई है। इसने मुझे अपनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी खिलाई है। ये इंसान बाकी इंसानों की तरह लालची और स्वार्थी नहीं है। इसे जाने दो और इसे वो जादुई मसाला ले जाने दो। क्या माता, आपकी जान इस इंसान ने बचाई है, और वो भी बिरयानी खिलाकर? हाँ बेटा, जब मैं घर लौट रही थी और भूख से मैं तड़प रही थी, तभी मैं एक गांव पहुंची जहां इस बिरयानी वाले ने मुझे अपनी सारी बिरयानी खिला दी और इसकी बिरयानी खाकर मेरे शरीर में ऊर्जा आ गई और तब जाकर
मैं इस गुफा में वापस आ पाई हूँ। अरे इंसान, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी माता की जान बचाई। और तुम ये मसाला अपने साथ ले जा सकते हो। इस डिब्बे में जो मसाला है उनमें इन पहाड़ियों की जड़ी बूटियां हैं और इसमें ऐसा मसाला है जो कभी खत्म नहीं होता। इस मसाले को तुम अपनी बिरयानी में डालोगे तो जो कोई इस बिरयानी को खाएगा उसकी सारी थकान उतर जाएगी। रमेश को राक्षस की ये बातें सुनकर बहुत तसल्ली मिल जाती है। अगले दिन रमेश रोज की तरह अपनी चिकन बिरयानी का ठेला लगाता है, पर आज वो उस जादुई मसाले को अपनी बिरयानी में डालता है। जैसे ही वो मसाला डालता है, दूर दूर तक उसकी खुशबू फैलने लगती है। भैया कितनी मस्त खुशबू आ रही है ये तो। पर कहाँ से आ रही है ये खुशबू? भाई देखो, ये तो उस रमेश बिरयानी वाले के पास से आ रही है। चलो उसके पास जाते हैं। दोनों गांव वाले भागे भागे रमेश बिरयानी वाले के पास जाते हैं। अरे रमेश भाई, एक प्लेट बिरयानी तो देना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ भैया, खुशबू से ही बिरयानी खाने का मन कर रहा है, जल्दी दो भाई। रमेश उन दोनों को एक एक प्लेट बिरयानी देता है। वाह भाई वाह, क्या स्वाद है, क्या मसाला है। इसे खाने से तो शरीर में मानो फुर्ती ही आ गई है। हाँ भाई, कई दिन से उस कल्लू की बिरयानी खाकर तो सिर भारी हो रहा था और बिरयानी खाकर भी शरीर में थकान रहती थी, पर आज इस रमेश की बिरयानी खाकर तो उछल कूद करने का मन कर रहा है। बिरयानी की इस खुशबू से सभी गांव वाले जो कल्लू की खराब मिलावटी बिरयानी खाते थे, सभी रमेश की दुकान पर खिंचे चले आते हैं। सब जगह ये बात फैल जाती है कि रमेश की बिरयानी बहुत ही पौष्टिक और ऊर्जा देने वाली है। कई दिन हो जाते हैं, अब कोई भी कल्लू के पास बिरयानी खाने नहीं जाता था। लोगों को अब कल्लू के नाम से ही नफरत होने लगती है और कुछ दिनों में ही कल्लू को अपना ठेला बंद करना पड़ता है और रमेश का ठेला जोरों पर चलने लगता है।